हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं पहले उसके बारे में बता दें। कैबिनेट ब्रीफिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है और यहां पर जो बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये तीनों लोग मौजूद होंगे। और कृषि क्षेत्र को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया गया है कैबिनेट की इस मीटिंग में, उसके बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद ये जानकारी आई कि स्वास्थ्य मंत्री भी इस ब्रीफिंग में रहेंगे। तो फिर ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा भी कोई बड़ा फैसला है। हेल्थ सेक्रेटरी भी इसके अंदर मौजूद रहने वाले हैं। तो किसानों को लेकर के और शायद कोरोना के हालात को लेकर के कोई जानकारी जो है इस प्रेस ब्रीफिंग में दी जाएगी, ऐसा लगता है। एक अपडेट हम देवेंद्र पराशर से जरूर लेना चाहेंगे। देवेंद्र, बाद में यह पता चला कि स्वास्थ्य मंत्री भी रहने जा रहे हैं इस ब्रीफिंग में। उनका फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन पहली कैबिनेट की बैठक विस्तार के बाद और आज थोड़ी देर में वो मंत्री हमारे सामने होंगे, तो सब जानना चाहेंगे कि क्या आखिर बड़े फैसले हुए हैं। और अब तो बढ़ी हुई कैबिनेट के साथ प्रदीप जी आज बैठे हैं। 15 नए कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं कल, और स्वास्थ्य मंत्री का भी होना, कृषि मंत्री का भी होना, कोई अंदाजा लगाना चाहेंगे? नहीं, स्वास्थ्य मंत्री का होना मतलब मुझे लगता है वैक्सीन के बारे में कोई अपडेट हो सकता है जी, कि प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ रहा है, क्या है, यही अंदाज़ा है। स्वास्थ्य मंत्री अभी आज ही कार्यभार ग्रहण किया है, तो कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बारे में कोई बड़ी बात कह देंगे, ऐसा तो लगता नहीं। और कैबिनेट के बाद आ रहे हैं तो कुछ फैसला हुआ है, उसकी जानकारी देने आ रहे हैं। हाँ जी। और साथ में कृषि मंत्री भी हैं। कृषि मंत्री हैं, तो वो निश्चित रूप से हो सकता है ये किसान कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसानों के हित में, जैसे भी फर्टिलाइजर सब्सिडी का मुद्दा था वो हुआ है पिछले दिनों में, तो उसी से रिलेटेड मुझे लगता है। लेकिन अंदाज़ा लगाना और इस सरकार के बारे में, किसी काम के बारे में, वो बहुत ही मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसीलिए हम, देवेंद्र का फोन कट गया था, इसलिए हम पहले उनसे ही बात करना चाह रहे थे। कोई जानकारी मिल रही है देवेंद्र आपको? स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे, कृषि मंत्री भी, और सूचना प्रसारण मंत्री का होना तो समझा जा सकता है। निर्णयों के बारे में या क्या ब्रीफिंग में हो सकता है, कोई अंदाजा? और स्पेसिफिक तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना ज़रूर ये बताया गया था, और जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी उस समय ही ये जानकारी सामने आई थी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बड़ी पॉलिसीज डिसीजन लिए जाने थे एग्रीकल्चर फंडिंग वगैरह को लेकर, तो उससे संबंधित कोई फैसला हुआ उसके मॉडरेशन को लेकर। लेकिन स्पेसिफिक जानकारी अभी नहीं है। उसके बारे में ये बताया गया था कि क्योंकि एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ था, वो एजेंडा आज जब कैबिनेट मंत्री वहाँ पर पहुँचे कैबिनेट बैठक के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठक हो रही थी, तो वहाँ पर ही उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी। परसों इस बात सूचना थी, कल माफ कीजिएगा, कल इस बात की सूचना थी कि आज ये बैठक होगी, लेकिन उसमें एजेंडा सर्कुलेशन नहीं हुआ था मंत्रियों का। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक में होता क्या है कि बैठक से पहले एक एजेंडा भेजा जाता है। वो एजेंडा सौरभ बाई हैंड भेजा जाता है, बाई पोस्ट या बाई मेल नहीं जाता। हर एक मंत्री के घर पे कैबिनेट बैठक से पहले वो एक इन्वेलप जाकर दिया जाता है। जो प्रोटोकॉल होता है उसमें ये रहता है कि मंत्री के अधिकारी भी उस इन्वेलप को नहीं खोलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री के हाथ में वो पहुंचता है इन्वेलप, और मंत्री उस एजेंडा को देख के, क्योंकि उसमें गोपनीयता बहुत ज़्यादा अहम रहती है कैबिनेट की बैठक के लिहाज से, तो उस तरह से एजेंडा की जानकारी उन्हें मिलती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर कैबिनेट बैठक से पहले एजेंडा सर्कुलेट किया जाए, खासतौर पर तब जब कई बार अंतिम समय में कोई टॉपिक, कोई एजेंडा आ रहा हो कैबिनेट बैठक के लिए, या कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो, तो उसके लिए भी सर्कुलेशन में उसको नहीं किया जाता है। आज हालांकि उतना महत्वपूर्ण फैसला का कोई संकेत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ है, जिसके लिए इंतजार है। जब एक बार ब्रीफिंग अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, उसके बाद इसमें नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं। वो तो पहले से कृषि मंत्री हैं, सारे मुद्दे सब कुछ उनके सामने हैं। मैं आलोक जी आपके पास आना चाहता हूं। लेकिन मनसुख मांडविया ने तो आज ही चार्ज लिया है स्वास्थ्य मंत्रालय का, वो भी ब्रीफिंग का हिस्सा होंगे। तो जाहिर है कि अगर कोई डिसीजन हुआ है, कल ही जो मंत्री बनाया है वो आज कैबिनेट में गया, आप कुछ अमूमन इतनी जल्दी नए मंत्रियों के साथ कैबिनेट में बड़े फैसले लिए जाएं, क्या ऐसा होता है?
देखिए, ये सब कई असाधारण परिस्थितियां भी होती हैं और मेरा ऐसा मानना है, जैसा अभी प्रदीप जी भी कह रहे थे, आवश्यक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कैबिनेट पे यदि सबसे जो सर्वोच्च प्राथमिकता है कि देश में कई हिस्सों में, आज ही ताजी सूचना आपने भी शायद दिखाया है कि महाराष्ट्र में और कुछ राज्यों में आज भी ज़्यादा प्रभावित कहीं न कहीं है। तो कैसे आगे के लिए राज्यों को अच्छी सुविधाएँ मिल सके, कम से कम मंत्री बनने के बाद पहली बार कैबिनेट में जो प्रारंभिक विचार विमर्श हुआ हो उसकी जानकारी, और ऐसे कुछ निर्णय हो सकते हैं जिससे कि लोगों को विश्वास पैदा हो कि जो परिवर्तन हुआ है उससे जो लोगों में एक आशंका थी कि आगे कैसा होगा, सरकार क्या कर रही है, प्रतिपक्ष के जो हमले भी हैं, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री के आने से हम बड़ी ऐतिहासिक घोषणाएं हो जाएं, बिल्कुल क्रांतिकारी हो जाए, ऐसा मुझे संभावना कम लगती है। लेकिन फिर भी जो जानकारियां हैं कैसे, और जो नए नए हमारे वैक्सीन आ रहे हैं उनके बारे में हो सकता है कुछ फैसला या विचार विमर्श हुआ हो कि हम वैक्सीन के कैसे गाँवों तक पहुँचाने में और संयमित ढंग से उसका नुकसान कहीं ना हो, उस तरह के विचार विमर्श निश्चित रूप से हुआ होगा। और मैंने कहा था कि हम लोग भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती है जिससे कि लगे कि आप स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार के नए प्रयास होंगे, या किसानों के और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिकता इस पूरे बदलाव में दिखाई दे रही है, तो उसको ध्यान में रखकर जरूर कुछ बातें सामने आना चाहिए। अच्छा, हमने दरअसल आज तो हमने सोचा ये था, तब तक ये जानकारी नहीं थी कि ये प्रेस ब्रीफिंग भी हो जाएगी, तो हमने सोचा था कि जो नए बड़े चेहरे शामिल हुए हैं जिनको बड़े प्रभार दिए गए हैं और खासतौर पर जिनके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं हैं, तो उनसे हम आपके बारे में बात करेंगे। तो मैं अब मनसुख मांडविया के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले, देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोरोना की दूसरी लहर थम रही है, कोरोना गया नहीं है। वैक्सीन का जैसे आपने अभी बात कहा कि वैक्सीन सबसे बड़ा काम है देश के सामने, ऐसे में रामकृपाल सिंह जी मनसुख मांडविया के सामने, और केवल 49 साल के हैं, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने दी है, इसका मतलब भरोसा बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। पहली बात तो ये बिल्कुल साफ है। निश्चित रूप से देखिए, अभी जैसा प्रदीप जी ने भी कहा कि इस सरकार के बारे में यह कहना कि क्या होने वाला है, ये जरा जोखिम भरा होता है। लेकिन एक बात तो है जो मोदी जी के स्वभाव में है, जो लगातार जिसके चलते वो एक नायक माने जाते हैं, वो एक मैसेज बार बार जनता के सामने जाता है कि मैं राष्ट्र हित में विकास के लिए कोई बड़ा से बड़ा कदम उठाने से, कोई जोखिम लेने से हिचकूंगा नहीं। तो उनके जितने भी निर्णय होते हैं, जैसे कल ही हुआ, तमाम मीडिया के स्पेकुलेशन के बावजूद एक, अगर आप उसको कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं साहस भरा कदम, या आप उसको कह सकते हैं बहुत सारी, बड़ा मुश्किल होता है इतने बड़े पैमाने पर इतना फेरबदल करना, एक तरह से नया मंत्रिमंडल। देखिए, जहां तक मुझे लगा कि बीजेपी पता नहीं क्यों बहुत डिफेंसिव उसमें चली गई थी। ऐसे चीजों के लिए भी जिसका वो प्रतिकार कर सकती थी, जो झूठे आरोप लग रहे थे, उस पर हमले हो रहे थे कोविड को लेकर के, ऐसा जैसा लगता था कि वो डिफेंड नहीं कर पा रही है। मुझको लगता है कि ये जो नया एक चेंज कल से हुआ है जी, उसमें यह है कि अब उसके लिए सुस्ताने की जरूरत नहीं है, और एक नए ऑफेंसिव होकर के, जब आपने कोई गलती नहीं की है, कहीं से ढिलाई हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि किसी भी इतनी बड़ी एक जिसको महामारी या विपत्ति आपदा जिसके बारे में कोई भी जिंदा इंसान आज तक सोच नहीं सकता था, बिल्कुल, उसका अगर आप मुकाबला कर रहे हैं तो कई बार आप असफल होंगे, कई चीजें होंगी, लेकिन अनावश्यक रूप से डिफेंसिव होना या अरे छोड़ो जी, कहने दो जी, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी अनावश्यक रूप से डिफेंसिव हो गई थी। और ये जो एक नई उनकी आई है, उसमें एक संदेश जाएगा। अब मनसुख, इसीलिए मैंने शुरुआत मनसुख मांडविया के नाम से की थी रामकृपाल जी, कि आखिर उनको ये जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है। जहां ये प्रेस ब्रीफिंग होनी है वहां आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता वो भी मौजूद हैं। आनंद, कुछ पता चल रहा है कि कौन से विषय रखे जाने हैं इस ब्रीफिंग में? जी देखिए सौरभ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और इसमें जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें फंडिंग मैकेनिज्म को बदलाव करने के लिए कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, उन्होंने इसका ऐलान किया था। उसी को लेकर कैबिनेट में अप्रूवल दिया गया और आप देख सकते हैं कि स्टेज पे संजय अग्रवाल जो कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, उनके बगल में नए INB मिनिस्टर जो बने अनुराग सिंह ठाकुर, उनके बगल में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फिर हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया मौजूद है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने जा रही है। जो कैबिनेट में जो फैसले हुए, जो मोदी सरकार जी, चलिए सभी तीनों मंत्री मौजूद हैं,
सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, जिस चीज का इंतजार हम कर रहे थे कि इस पहली कैबिनेट में फेरबदल के बाद जो कैबिनेट हुई है उसमें कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं, तो अब उसकी जानकारी दी जानी शुरू हो रही है। Thakur ji, my warm welcome to the honorable ministers. The press conference will be conducted as follows. First, the honorable minister for information broadcasting will give opening remarks, followed by remarks by the minister for agriculture and farmers welfare, followed by remarks by the minister for health. After the briefing, we will take a few questions. Over to honorable minister, sir. धन्यवाद। आज की कैबिनेट मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसकी जानकारी आप सबको देने के लिए विशेष तौर पर पहले तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में ये भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसीज को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसीज का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके, उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया है कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है इसको एपीएमसीज के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सकें, जिसकी विस्तृत जानकारी माननीय कृषि मंत्री जी आपको देंगे। इसके अलावा जो हमारा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है उसको ही कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1979 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं कि जिसमें चेयरमैन की पोस्ट को लेकर उसकी बजाय उसमें और प्रोफेशनलिज्म आए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ को बनाने का निर्णय किया गया है। इसमें भी कोकोनट के उत्पादकों को उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को बल मिलेगा। पहले निर्णय में जहां एपीएमसी के माध्यम से देश भर के किसानों को और लाभ देने का काम किया है, जैसा पहले ई-नैम्स के माध्यम से भी मंडियों को और मजबूत करने का काम किया, एक के बाद दूसरा निर्णय मोदी सरकार में माननीय कृषि मंत्री जी ने जो लिए हैं वो एपीएमसीज को मजबूत करने के लिए उस पर विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे। जो दूसरा विषय हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले वर्ष के बाद ही लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम केंद्र सरकार ने भी उठाए, राज्य की सरकारों की मदद करने का काम भी किया। आपको याद होगा इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ फंड जो हमने किया था पिछली बार, वो 15,000 करोड़ रुपया सबसे पहली मदद के रूप में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज, लैब्स और बाकी आधारभूत ढांचा हेल्थ से रिलेटेड सुधारने के लिए दिया था। उसके बाद ये भी निर्णय किए कि एसडीआरएफ का पैसा भी कोविड की लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये निर्णय भी उस समय हुआ था कि नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे को भी उसमें उपयोग किया जा सके, क्योंकि कोविड से जंग जीतेंगे हम। इसमें लगातार केंद्र ने राज्यों की मदद करके एक टीम के रूप में काम किया और आज एक बड़ा निर्णय फिर इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस पैकेज 2, जिसको 23,123 करोड़ रुपए का आज उस पर निर्णय लिया है। इसमें भी राज्यों को अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोविड से लड़ना पड़े, तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि बाल चिकित्सा के लिए पेडियाट्रिक्स और बाकी सब सुविधाएं और बाकी भी सब, उस पर माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई वो भी आपको उस पर जानकारी देंगे। मैं पहले आग्रह करता हूं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी, और उसके बाद माननीय मनसुख भाई उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। इस अवसर पर उपस्थित हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया जी और हमारे सूचना प्रकाशन
मंत्रालय के नवनियुक्त मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, सचिव कृषि, डीजी साहब और उपस्थित मित्रों, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप सबके समक्ष विषय रखा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अनेक निर्णय हुए। कृषि मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय हैं, विगत 7 वर्षों के आप सब भी साक्षी हैं। लगातार भारत सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कृषि और किसान के प्रति प्रतिबद्धता है उसके परिचायक हैं और वो प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है जहां नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सकें, उनकी उत्पादकता बढ़े, और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके। और एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ होगा, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर निहित रहेंगी। बोर्ड में 2 प्रकार के सदस्य हैं। एक प्रकार है केंद्र सरकार द्वारा नामित कुछ राज्य जो उसमें प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं। दूसरी श्रेणी ऐसी है जो बाकी राज्य बचते हैं, वो चक्रानुक्रम से उसमें जोड़ते जाते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होता जाता है। इस बार हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि केंद्र सरकार जिन 4 सदस्यों को नॉमिनेट करती है उनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 6 की गई है और अब आंध्र प्रदेश और गुजरात भी उसमें मेंबर होंगे। यह भी परिवर्तन करने हम जा रहे हैं। तीसरा इस क्षेत्र में परिवर्तन है कि नारियल बोर्ड अभी तक भारत के भीतर बोर्ड की गतिविधि हो, नारियल की खेती हो, इस दृष्टि से काम कर सकता था, विचार कर सकता था, योजना कर सकता था, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन अब नारियल की खेती और नारियल के किसान को और लाभ हो, इस दृष्टि से वह भारत के बाहर भी गतिविधि की आवश्यकता है तो बोर्ड उस पर विचार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐसे 3-4 प्रकार के संशोधन निश्चित रूप से इस दिशा में हुए हैं। दूसरा आप सबको ध्यान में है और मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ। आमतौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी खत्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सद प्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया। तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव की फेडरेशंस हैं या स्व सहायता समूह के फेडरेशन हैं, वो भी इसकी पात्रता की सूची में आज के निर्णय के बाद आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ या एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह, ये सब लोग अगर आएंगे तो एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जिस पर सरकार की गारंटी होगी, और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को जानते हैं, कई बार व्यक्ति भी इतना क्षमतावान हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट वो कर सके। संस्थाओं की क्षमताएं तो निश्चित रूप से और भी होती हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 25 होगी और ये परियोजनाएं अलग अलग गांव क्षेत्र में करना पड़ेगी। वो एक स्थान पर 10 परियोजनाएं नहीं कर सकता। तो अगर वो 25 तक भी परियोजनाएं करता है तो हर परियोजना को अलग अलग 2 करोड़ रुपए तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर ये बंदिश लागू नहीं होगी। वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंद्रीय रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट मानकर उनको छूट देने की पात्रता निश्चित रूप से रहेगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि मंडी का जो परिषद रहे, मतलब एक मंडी का परिसर हो गया, लेकिन कृषि उपज मंडी जिस पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है, उस कमांड क्षेत्र में अगर वो एक से अधिक परियोजनाएं बनाएगी अपने किसानों के लिए, तो उसको भी इस प्रकार की पात्रता रहेगी। इस दृष्टि से आज के ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस योजना की हम लोगों ने अवधि बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है। मैं समझता हूँ इस निर्णय से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और आज इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। और विशेष रूप से जो बात कही जाती थी कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, एपीएमसी खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेगी। प्रमुख रूप से मुझे इस अवसर पर इतना ही कहना था। नमस्कार। आदरणीय तोमर साहब, आदरणीय अनुराग जी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सभी पत्रकार बंधु भाइयों एवं बहनों, आज हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। कैटेगरी 2 में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर
उस वक्त हमारे पास था ही नहीं। ये पैसा का उपयोग करके 8,338 हमने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना लिया। वैसे ही कैटेगरी 3 में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर आज 10,011 हमारे पास बन चुके हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास 50,000 ओनली थे, उसको बढ़ा के 4,17,396 आज के दिन में हो चुका है। इस तरह से ये 15,000 करोड़ रुपीस का उपयोग हुआ और उसका फायदा भी हमें हुआ। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें। एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। क्या हम टेलीमेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं? क्या हम टेली कंसल्टेशन नहीं कर सकते हैं? उसके लिए एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते? उसके लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये सारी पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन जब स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए जाए तब सभी स्टेट में अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग सैलरी होती है। हमने प्रावधान रखा है कि अगले दिनों में 9 महीने तक, मतलब जुलाई टू मार्च तक देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में जीएनएम स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग में स्टडी करता हो ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। उसके उपरांत देश में 736 डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। हर स्टेट में पीएससी और सीएससी लेवल पर हम बेड निर्माण कर सके, उसके लिए 2,44,000 बेड बनाने की व्यवस्था और उसका प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। 20,000 आईसीयू बेड निर्माण करने के लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है और उसमें 20% बच्चों के लिए विशेष हो, उसका हाइब्रिड यूज हो सके। बच्चों पेशेंट के रूप में आए तो वो आईसीयू में उसके लिए भी उपयोग हो सके और बड़े लोग आए उसके लिए भी उपयोग हो सके। ऐसा हाइब्रिड व्यवस्था खड़ी करने के लिए भी हमने उसमें प्रावधान किया है। कुल मिला के कभी आवश्यकता हो जाती है, कोई क्षेत्र में बढ़ गया
महामारी बढ़ी तो उसके लिए हमें एक बड़ी साइज का फील्ड हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता हो गई। तो उसके लिए भी 5000 बेड और 2500 बेड ऐसा करके 100 और 50 यूनिट में हम बना सके, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इस बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड जिस तरह से बढ़ी, कई लोकेशन पर प्रोडक्शन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आई। तो ऐसी स्थिति भविष्य में निर्माण न हो जाए, उसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10,000 लीटर क्षमता की व्यवस्था, हमने स्टोरेज क्षमता की व्यवस्था हर डिस्ट्रिक्ट पर 10,000 लीटर स्टोरेज की व्यवस्था हो। ये 9 महीने में हमें सारी व्यवस्था करें, जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो जाए तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सके। जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाना होता है, जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, उसके लिए भी हमने इस पैकेज में व्यवस्था की है। कुल मिला के मेडिसिन की भी किल्लत ना हो जाए, सेंट्रल लेवल पर भी बफर स्टॉक के लिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 1 करोड़ रुपीस की मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोक्योर करके बफर स्टॉक कर सके, ऐसी भी व्यवस्था इस पैकेज में की गई है। कुल मिला के भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से और योजना पूर्वक कर सके, इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा और भविष्य में कोविड की जो स्थिति बढ़े तो उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sirs. We'll now take a few questions. मनसुख जी, सबसे पहले आपको बधाई स्वास्थ्य मंत्री बनने की। मैं मधुरेंद्र न्यूज़ नेशन से बोल रहा हूं। आपने जो पैकेज की घोषणा की, जाहिर तौर पर थर्ड वेव की तैयारियों के मद्देनजर और आगे की जो चुनौतियां हैं कोविड की, उसके लिए की गई है, लेकिन इसका टेन्योर लंबा रखा गया है, 9 महीने का टेन्योर, जबकि जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि अगस्त या सितंबर से थर्ड वेव शुरू हो जाएगी। तो जो सामने का थर्ड वेव है जिसको लेकर पूर्वानुमान है, उसको लेकर इस पैकेज में क्या व्यवस्था है? ये कोविड के सामने हमें सामूहिक लड़ना है और 9 महीने मैक्सिमम है। ये हम 3 महीने 2 महीने हमारी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन व्यवस्था हम करें, तुरंत ही आवश्यकता हुई तुरंत ही कर ले, हमें जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन ये लिमिटेशन मैक्सिमम है। हम अपेक्षा करते हैं कि शॉर्ट टाइम में ही हम पूरा करें। स्टेट गवर्नमेंट को पूरा करना है, स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता के अनुसार वो काम करेंगे और पूरा करेंगे। हमारी ये प्रतिबद्धता है कि स्टेट को हर संभव हम मदद करें। हमने तो पहले भी जो SDRS से 28,000 करोड़ रुपये, उसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है। सभी स्टेट गवर्नमेंट को कह के रखा है कि आपको इमरजेंसी में यूज होने की आवश्यकता हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। 58 नरेंद्र सिंह तोमर जी, रमन न्यूज़ 24 से बोल रहा हूँ। आपने कहा कि आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए और आपने किसान आंदोलन से जुड़े लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, आपको लगता है कि आज के इस बड़े फैसले के बाद किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनको आप अपील करेंगे कि वो अपना आंदोलन वापस लें, या आंदोलन वापस अगर वो नहीं लेते हैं तो बातचीत के लिए आप इनवाइट करेंगे उनको? किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है।
लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो, खेती आगे बढ़े, मुनाफे की खेती हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान को सरकार की ओर से अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सकें। कृषि सुधार कानून भी इसी दिशा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं समझता हूँ समय रहते किसान यूनियन को उसके महत्व को समझना चाहिए। सारा देश उसके महत्व को समझ रहा है और मैं अभी भी आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के APMC के विषय को जिस प्रकार से कहा जा रहा था, तो ये इस निर्णय के बाद मैं समझता हूँ इस पर विचार किया जा सकता है और विश्वास भी किया जा सकता है कि APMC समाप्त नहीं होगी। ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। APMC राज्य के कानून के अंतर्गत बनती है और APMC और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से APMC की क्षमता बढ़ेगी। यह भी कहा जाता था कि MSP के लिए समस्या जाएगी, तो आप सब ने देखा जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार पैदावार भी बढ़ रही है, लगातार खरीद भी बढ़ रही है और दलहन और तेलन की भी खरीद बढ़ रही है और जहां के लोग आंदोलन में अधिक हैं वहां के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार MSP पर खरीद करके पेमेंट किया गया है। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूं कि वो गंभीरता से इन सब चीज़ों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। 262 सर, मैं मिलन हूँ इंडिया टुडे आज तक से। मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया से। सर, क्या इस पैकेज में वैक्सीन्स को लेकर कोई इंक्लूजन है और वैक्सीन्स को लेकर क्या अभी रणनीति रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर तीसरी लहर से बचना है तो वैक्सीन एकमात्र निवारण दिखाई देता है। स्टेट्स भी कुछ किल्लत की बातें कर रहे थे। सारे देश में मुफ्त वैक्सीन का अभियान चल रहा है और उसके लिए प्रोडक्शन और सप्लाई का मैप बना हुआ है। उसके आधार पर वैक्सीनेशन आज के दिन में हो रहा है। 25% वो प्राइवेट अस्पताल के माध्यम से, 75% गवर्नमेंट की ओर से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसके लिए जो भी खर्च होगा वो भारत सरकार उठाएगी। Thank you, friends. We close the press conference now because the honourable ministers have to leave and join the Council of Ministers. सर, आनंद हूँ इंडिया टीवी से। कुछ लोगों को आपका ऐसा लगता है कि एलिवेशन जो है वो पसंद नहीं आया है। वो लोग आपके पुराने ट्वीट्स को निकालकर आपकी भाषा का मजाक उड़ा रहे, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो परफॉर्मेंस नहीं देखते, जिनका काम ही सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या जवाब दें? उसके लिए मेरी कोई कमेंट नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे लोगों पर आप धारणा बनाओ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई पहली कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और उसमें जो अहम फैसले लिए गए हैं उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य से जुड़ा फैसला आपको बता दें कि अगले 9 महीनों के लिए कोरोना से जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए 23,123 करोड़ रुपए का एक फंड जारी किया गया है। मनसुख भाई मांडविया जो कि नए स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि जो परिस्थितियां दूसरी लहर में बनी वो आगे कभी ना बने, ना हमें दवा की किल्लत हो, ना ऑक्सीजन की किल्लत हो, ना बेड्स की कमी महसूस हो और टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, पैरामेडिकल स्टाफ को कैसे अपॉइंट करें, जहां भी जरूरत है बेड्स को कैसे बढ़ाएं, इस सब में राज्य और केंद्र मिलकर काम करेंगे और उसमें 15,000 करोड़ रुपया वो केंद्र देगा, 8,000 करोड़ रुपया स्टेट से लिए जाएंगे और 23,000 करोड़ रुपया अगले 9 महीनों के लिए एक व्यवस्था की गई है कि कोरोना से लड़ाई में इस फंड का भी इस्तेमाल किया जा सके। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, इस वक्त सारा फोकस जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ज्यादा वो मांडविया साहब के ऊपर था नए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। आपको उनकी बातों में कितना आत्मविश्वास झलका,
आपको वो कितने तैयार नजर आए, हालांकि अभी केवल एक दिन हुआ है इस बड़ी चुनौती के लिए? नहीं, देखिए, अभी तक वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री देख रहे थे। उसमें उन्होंने पेंडेमिक के दौरान दवाओं का इंतज़ाम का और दूसरे इंतज़ाम जो है प्रोडक्शन बढ़ाना दवाओं का, जिनकी ज़रूरत है, उनकी सप्लाई, इन सब पर जो काम किया है उसका कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखाई दे रहा है कि वो परफॉर्म करके तब यहाँ आए हैं और इस मंत्रालय को और इस विषय को वो जानते हैं पहले से। हाँ, तो उनकी जानकारी है और उनके सामने लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि हमको देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है हर हालत में। पैंडेमिक आज जो है उसकी चुनौती तो है ही, भविष्य में भी इस तरह की स्थिति ना आए उसकी भी तैयारी आज से ही करनी है। तो इसमें राज्यों का, चूंकि हेल्थ जो है राज्य का विषय है, तो राज्यों की भी बड़ी भूमिका है, लेकिन केंद्र हैंड होल्डिंग के लिए तैयार है, हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है केंद्र। वो कह रहा है कि जो भी आपको मदद चाहिए राज्यों को, फंड की ज़रूरत है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दूसरी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, वो सब हम प्रोवाइड करने को तैयार हैं। लेकिन देश के सामने फिर से ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि लोगों को ज़रूरत हो और हमारे पास किल्लत हो। ये स्थिति ना आए, इसकी तैयारी हो रही। मुझे लगता है कि कोविड का एक, जिसको कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो होती है, वो कहिए कि उसने सचेत कर दिया, हमको जगा दिया। देश में जो 50-60 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ वो कुछ सालों में होने जा रहा है और सब तैयार हैं इसके लिए। स्टेट भी तैयार है, केंद्र सरकार तैयार है, लोगों के मन में भी है। तो इसका जो विस्तार होगा उसका मुझे लगता है कि पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। हम अगर आज की प्रेस वार्ता की बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की खास तौर पर, रामकृपाल जी, जैसा भी प्रदीप जी ने कहा, ये फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी थे, शिपिंग मिनिस्टर भी थे। दो इनके काम वो गिनाए जाते थे कि कोरोना की सेकेंड वेव में खास तौर पर इसका क्रेडिट इनको दिया जाता था कि एक तो जो लाइफ सेविंग मेडिसिन थी उस वक्त जिनको हम मान रहे थे, जैसे रेमडेसिविर हुआ या जब ब्लैक फंगस आ गया तो उसकी दवा, उसको प्रोक्योर करना कैसे, उसमें इनकी बड़ी अहम भूमिका थी। फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से कैसे वो ऑक्सीजन जो है फर्टिलाइजर यूनिट से मेडिकल काम में लाई जाए, उसमें भी इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। आज लगा कि एक तैयारी के साथ बात कर रहे थे और सरकार ने भी ये बता दिया कि कमी ना पैसे की रखी जाएगी और ना तैयारी की। देखिए, आज उनकी पहली प्रेस वार्ता जो स्वास्थ्य मंत्री जी, लगा कि बहुत ही संयत और शांत ढंग से उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाई पड़ रहा था। देखिए, एक चीज आप सोचिए, सेकेंड वेव आने के पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दिए गए थे, ऑक्सीजन के लिए लोगों को, राज्य सरकारों को दिया गया था। राज्य सरकारें उस पर सो गई और बाद में ऐसा ठीकरा फूटा जैसे कि सारा दोष सेंटर का है। आज मनसुख जी ने उस चीज को क्वांटिफाई किया है और ये बहुत जरूरी होता है ताकि ये लोगों को, ये मीडिया के माध्यम से बाकी लोगों को समझ रहे कि ये जो 23,123 करोड़ है उसमें 15,000 करोड़ केंद्र दे रहा, 8,000 करोड़ वो दे रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप 9 महीने के भीतर, और 9 महीना जो है वो अपर लिमिट है। और एक एक चीज जो बता रहे हैं कि आईसीयू ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे के लिए भी, अगर बच्चा बीमार पड़ता है वो भी जाए और उसको, अगर बच्चा ठीक हो गया तो बुजुर्ग भी उसका इस्तेमाल कर सके। यानी कुल मिला के सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पहली लहर के बाद जिस तरह से प्रयास हुआ था, बार बार, अगर याद रखिए, मोदी जी अपने हर मीटिंग में कहते थे कि गफलत मत कीजिए, अभी खतरे से बाहर हम नहीं हैं। लेकिन राज्य सरकारों ने, जिनको पैसा दिया गया, फंड दिया गया, वो ऑक्सीजन प्लांट के बारे में शुरुआत तक नहीं किया उन्होंने। जो राज्य सरकारें बहुत ज्यादा मांग रही थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हकीकत अगर आप देखिए तो इस बार मनसुख जी ने बहुत ही विनम्रता से कह दिया है कि जवाबदेही और जिम्मेदारी, और ये क्वांटिफाई चीजें रहेंगी साफ साफ जी। और ये 9 महीना अपर लिमिट है जी। तीसरी लहर आती है नहीं आती है, अब भूल जाइए उस चीज को। जिन जिन चीजों को हम सबक ले चुके हैं उन चीजों को हमें अब पूरा करना है, चाहे वो लहर आए ना आए। मुझे लगा
कि एक आदमी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही शांत ढंग से ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि उन्होंने अपने बयान की शुरुआत ही जिस चीज से कही प्रदीप जी कि दोबारा वो नौबत ना आए, मेरे ख्याल से ये देश को सबसे ज्यादा रिएश्योर करने वाली वाक्य था कि हम दोबारा वो परिस्थिति हम नहीं आने देंगे और उसके लिए पैसा भी हम आपको दे रहे हैं, प्लान भी दे रहे हैं और ये वक्त है इसमें हम उस पैसे को किन किन मद में खर्च करेंगे ये भी बताया। एक बार जरा हम आनंद के पास चलना चाहेंगे। आनंद, मनसुख मांडविया जी से आपने भी सवाल किया, आपने जो सवाल किया वो आज दरअसल सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में है कि उनके पुराने ट्वीट वगैरह निकाल करके कोई उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और उस पर सोशल मीडिया पर ही लोगों को जवाब भी दिया जा रहा है कि आदमी का काम देखो, ये ना देखो कि वो उसकी भाषा शैली कैसी है। बहरहाल, लेकिन मनसुख मांडविया ने यह साफ किया कि कोरोना से लड़ाई राज्य और केंद्र मिलकर लड़ेंगे और पैसे की कमी कम से कम उसके आड़े नहीं आएगी। आनंद जी बिल्कुल, और उन्होंने साथ ही साथ जो ये पैकेज दिया है 23 करोड़ का ये पैकेज है, इसमें जो 15,000 करोड़ जो है वो राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और बाकी का जो 8,000 करोड़ है उसमें वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। हालांकि आपको पता है ये पूरा जो पैकेज है वो खर्च जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा और इससे जो तमाम जो तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जताई जा रही है उसके लिए जो आधारभूत संरचना है, हॉस्पिटल तैयार करने हैं या फिर कहीं पर फील्ड हॉस्पिटल बनाना है, बेड्स तैयार करने, ICU बेड्स तैयार करने, खासतौर पर बच्चों को लेकर जो आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर किसी पे होगा तो बच्चों पे होगा, तो उसके लिए भी पीडियाट्रिक जो हॉस्पिटल्स है, पीडियाट्रिक बेड्स है और खासतौर जो हाइब्रिड बेड्स भी, ताकि जो बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके, उन सब जो तैयारियों को लेकर ये दिया गया है, ये पैकेज दिया गया है। राज्य सरकार इस पैकेज को खर्च करने को 9 महीने का समय दिया गया है, क्योंकि 9 महीने में खर्च करना, ऐसा नहीं है कि 9 महीने के आखिर में खर्च करना, ये तो खर्च करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 9 महीने के अंदर आपको ये खर्च करना है ताकि अगर तीसरी लहर आती है जिसकी आशंका जताई जा रही है तो कम से कम हमारे जो देश है और जो जिले हैं, जिला स्तर पर आपको तैयारी करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि जिला स्तर पर तैयारी होगी और अगर तीसरी लहर आती है तो उस वक्त बेहतर तरीके से निपटा जा सके। और दूसरी लहर में जो जैसा कि हमने देखा कि जो मौतों का आंकड़ा बढ़ गया था उससे सबक लेते हुए समय रहते ही केंद्र सरकार ने तमाम फैसले लिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो कि मैसेज इस मीटिंग से गया, इस प्रेस ब्रीफिंग से गया, खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री से एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल था प्रदीप जी कि तीसरी लहर की आशंका को सरकार कैसे देख रही है और वो अगर जल्दी आ जाती है, अगर अनुमानित जो भी मॉडल्स के जरिए प्रेडिक्ट किया जाता है उससे पहले तो क्या होगा। उस पर भी उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि ये हमारी व्यवस्था है और हम जल्द से जल्द इसमें परिस्थिति के अनुसार काम कर सकते हैं और इस पैसे को खर्च करके अपना समाधान निकाल सकते हैं। नहीं, देखिए जो बदलाव जो दिखाई दे रहा है, सरकार तैयारी पहले भी कर रही थी, पहली लहर में भी किया, दूसरी लहर में भी किया, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना हो गया, रेमडेसिविर का प्रोडक्शन 6 गुना हो गया। कम्युनिकेशन की बहुत कमी थी कि दरअसल स्थिति क्या है, हमारी तैयारी क्या है, हम आगे क्या करने वाले हैं। ये जो उन्होंने शुरू किया है अभी से, तीसरी लहर की आशंका है, आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, लेकिन इस मुगालते में नहीं रह सकते कि नहीं आएगी। ये मानकर चलना चाहिए, सरकार की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि तीसरी लहर आएगी और शायद हुआ क्या सेकेंड वेव में हुआ क्या, ऐसा लग रहा कि कोरोना आगे भाग रहा है और हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऑक्सीजन को प्रोक्योर करने का काम नहीं किया, लेकिन सवाल ये हुआ कि पहले क्यों नहीं किया। रेमडेसिविर की कमी हुई तो इतने केस बढ़ गए तो इतनी दवा लगी, तो ये सवाल हुआ कि आपके पास उतनी रेमडेसिविर थी क्यों नहीं। उस वक्त सरकार ये बताती थी लेकिन शायद उतनी कॉन्फिडेंटली नहीं कि कौन कह सकता है कि आपको कितनी रेमडेसिविर लगेगी या कितनी ऑक्सीजन लगेगी। बिल्कुल, देखिए आप असेसमेंट कैसे करते हैं, पहली लहर में ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ी थी, तो आप अंदाजा लगाएंगे कि अगर ज्यादा होता है तो 1.5 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 10 गुना जरूरत पड़ जाएगी आपको और फिर भी किल्लत रहेगी। ये अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन जब आदमी क्राइसिस में होता है, उसके घर का कोई बीमार है और अस्पताल के बाहर खड़ा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये सब नहीं सुनता है वो। ठीक बात है। फिर उसको ये समझ में नहीं आता है कि हम ये कर रहे थे, ये करना चाहते थे, हमारा अंदाजा नहीं था, ये सब कुछ नहीं सुनता है। तो पहले से अगर आपकी तैयारी होगी, आपका अनुमान बेहतर होना चाहिए। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, शासन में बहुत सी चीज़ों की समस्या जो है हल हो जाती है अगर आपका अनुमान सही समय पर और सही हो, कि आप जो विकरालता है समस्या की उसका अंदाज़ा लगा पाएँ। और अंदाज़ा आपका ऐसा होना चाहिए कि जितना आप अंदाज़ा लगा रहे हैं उससे ज़्यादा की तैयारी हो,
तब समस्या उस तरह से नहीं होती। तो ये तैयारी दिख रही है कि अगर तीसरी लहर आएगी तो हम दूसरी की तरह ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि तैयारी नहीं है। रामकृपाल जी, अगर मैं इसमें एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका समझना चाहें, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया जाना, कल उनकी जगह एक युवा स्वास्थ्य मंत्री बनाना, और ऐसा जो कि जिसकी छवि एक डूअर की है, जिन्होंने कोरोना काल में अपने मंत्रालय के बूते जितना भी था उतना वो काम किया, उनको आज प्रेस वार्ता में उतारना, तो क्या अगर कोई पॉलिटिकल कॉस्ट पड़ी थी मोदी सरकार को कोरोना की दूसरी लहर में, उसकी भरपाई, वो डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ है कल से? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, देखिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं यही काफी नहीं है राजनीति में, और आप अच्छा कर रहे हैं इस बात का कौन अंटू आखिर आदमी तक कम्युनिकेट होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उसका लाभ सबको मिल रहा है। तो इसलिए कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि जितना दोष नहीं था उससे ज्यादा ऐसा लगा कि हमला किया गया केंद्र पर, और पता नहीं क्यों। मैं ये नहीं कहता हर्षवर्धन जी ने काम नहीं किया, बहुत उन्होंने अच्छी तरह काम किया, लेकिन मैं एक कह रहा हूं कि जैसे आप डिफेंसिव होकर के, जैसे मुझे लगा कि बीजेपी एकदम से डिफेंसिव हो गई है जी। अगर यह आपदा थी तो ये सबके लिए थी, किसी के हाथ पैर फूट सकते हैं, अमेरिका के हाथ पैर फूट गए, पूरा यूरोप कांपने लगा था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसको तो कम से कम ऑफेंसिव होके बताइए। आपने क्यों नहीं बताया कि सर, मेरे पास समय कम है, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं रामकृपाल जी, लेकिन जो बात आपने कही, आपने भी, प्रदीप जी ने भी, दोनों आप लोगों ने इतनी सरकारें देखी है, मंत्री देखे हैं, दोनों की नजर में आज की प्रेस वार्ता में नए स्वास्थ्य मंत्री कॉन्फिडेंट नजर आए, और केंद्र ने जो फैसला किया है उसकी मैसेजिंग भी साफ है कि वो तीसरी लहर के लिए जिसकी आशंका है उसके लिए अभी से पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सिंह जी आपका, रामकृपाल सिंह जी आपका, और हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ थे आपका। मोदी मंत्रिमंडल पर एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे बस इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।